हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और हम समकालीन विश्व की राजनीति कर रहे हैं। उसके 4 अध्याय हो चुके हैं आपके कंप्लीट। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की। और अध्याय 5 का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। क्या है? समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन तो कम रहेंगे, बाकी समझ वाले क्वेश्चन अधिक इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा, सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। परिचय में आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि इन शब्दों का तो हमें अर्थ मालूम है, लेकिन क्या वास्तव में सचमुच इन शब्दों का अर्थ मालूम है? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर हमें इस जुमले का इस्तेमाल करना पड़ता है और सोचना पड़ता है वास्तविकता में सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा के बारे में कहा जाता है कि देश की भलाई के लिए बड़ा जरूरी है। ऐसा कहने का मकसद ये जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है। इस कारण इस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती है। हम बच्चों ऐसी फिल्में भी देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा डखा झपा और खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो, है ना? और जिससे आम नागरिक का ही कुछ लेना देना। ठीक है। साथ ही इस अध्याय में इन सवालों पर बहस करता है और इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नज़रियों की चर्चा की गई है। कितने नज़रियों की? 2 नज़रियों की चर्चा की गई है। ठीक है। और वो नज़रिया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नज़रिया बनता है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं हमारे समकालीन विश्व में सुरक्षा। और इसमें सबसे पहले देखेंगे सुरक्षा क्या है। ठीक है बच्चों, कहाँ गया आपका सुरक्षा क्या? ये सारी चीज़ें देखेंगे, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। इन सब का अध्ययन करेंगे और इनकी व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे। ये आ गया आपका सुरक्षा क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखते हैं हम सुरक्षा का अर्थ। और आपको ध्यान में रखना है सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा का मैंने शाब्दिक अर्थ या एक लाइन का आप अर्थ लिखना चाहो तो वो ये है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आज़ादी। यानी हमें कोई भी खतरा ना हो तो हम मानेंगे कि हम क्या है? सुरक्षित है या हम सुरक्षा में जी रहे हैं। लेकिन बच्चों ऐसा है कि मानव का अस्तित्व हो चाहे किसी देश का जीवन, सबके सब खतरों से भरा होता है। लेकिन क्या तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो खतरे हैं वो खतरे सुरक्षा पर खतरा माना जाए? क्योंकि आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व और जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। मान लो अभी बरसात का समय है, हम सोच ले कि घर से बाहर निकलेंगे तो बिजली का क्या भरोसा, कहाँ कब कैसे गिर जाए, सांप है, कोई जानवर है, कहाँ डस जाए, सड़क पे चलते चलते कोई ट्रक कुछ भी साधन टक्कर मार दे। तो अगर इस तरीके से हम अपने आप को मानेंगे असुरक्षित या इन खतरों की वजह से जीवन को खतरे में समझेंगे तो हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या ये सुरक्षा के दायरे में आता है? क्या इससे व्यापक अर्थ होता है? तो हम इसी अध्याय में इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि वास्तविकता में सुरक्षा
के अंतर्गत किन चीज़ों को लिया जाए या किन बातों को लिया जाए ताकि वो सुरक्षा के अंतर्गत आती हो। तो उसके अंतर्गत चाहे वो मानव हो चाहे वो देश हो, विभिन्न विद्वानों ने सुरक्षा को केंद्रीय मूल्यों पर विभाजित किया है। और किसी के भी केंद्रीय मूल्य जो है, अगर उन्हें बहुत बड़ी हानि होती है, क्षति होती है, तब मान सकते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए या सुरक्षा पे खतरा मंडरा रहा है। अब ये केंद्रीय मूल्य क्या है? मानव के केंद्रीय मूल्य अलग होते हैं, देश के केंद्रीय मूल्य अलग होते हैं। तो बच्चों ये भी आपको थोड़ा सा जानना है कि केंद्रीय मूल्य क्या होते हैं। मैं इसका भी अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ। तो बच्चों हमने सुरक्षा क्या है वो देख लिया। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आज़ादी, और साथ ही हमने ये भी देख लिया है कि आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व या जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में वो अपना खतरा जरूर होता है या महसूस करता है। यदि हमने खतरे का इतना अगर व्यापक अर्थ ले लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषय का अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि अभी हमने चर्चा की कि सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए ताकि उनसे जीवन के केंद्रीय मूल्य, चाहे व्यक्ति के हो, चाहे स्त्री पुरुष के हो, चाहे देश के हो, उनसे संबंधित बात की है और सुरक्षा को एक अच्छी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। क्योंकि अगर इसके अतिरिक्त भी बात की जाए तो केंद्रीय मूल्यों पर जितने भी मंडराते खतरे की बात करते हैं तो ये भी सवाल उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। क्योंकि जो मूल्य हमें प्यारे हैं तो उन सभी को बड़े या छोटे खतरे तो होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जैसे कि जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा बच्चों। इसलिए हर जगह हमें खतरे नजर आएंगे तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह देखें तो हम इन बातों में एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो क्या निकाल सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। क्या मान सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता किनसे है? बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के अगर उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। तो आपको ये तो एक शाब्दिक अर्थ हो गया खतरे से आज़ादी। अब इसको विस्तृत रूप से अति लघुत्रात्मक में ठीक है 1 नंबर में तो आपका ये आंसर, लेकिन आपको बड़ा आंसर देना है 3 नंबर का कि सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो आपको ये बताने के साथ साथ ये भी बताना है कि सुरक्षा का रिश्ता एक बड़े गंभीर खतरों से माना जाता है और ऐसे खतरे अगर जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्य, कौन से मूल्य? केंद्रीय मूल्य। ये बता दिया मैंने आप लोगों को केंद्रीय मूल्य क्या होता है। केंद्रीय मूल्य को क्या होगा? अपूरणीय क्षति पहुंचेगी, नुकसान पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में काफ़ी विवादास्पद शब्द है, काफ़ी बुलंदार धारणा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर समाज में, हर दशक में, हर समय में सुरक्षा एक समान धारणा चली आ रही हो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि संसार की कितनी बातें, कितनी धारणाएं रोज बदलती है। फिर भी यह है कि अगर हम सुरक्षा की इन विभिन्न धारणाओं को भी समझें तो उसके लिए बच्चों में इनको 2 कोटियों में रखना पड़ेगा। और सुरक्षा को समझने के लिए कितनी विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करेंगे। यानी सुरक्षा की 2 कोटि कौन कौन सी है? एक तो है पारंपरिक, कौन सी है? पारंपरिक। और दूसरी है, एक मिनट बच्चों, दूसरी है आपकी
एक मिनट, पहले तो है पारंपरिक, पारंपरिक सुरक्षा, दूसरी है अपारंपरिक, अपारंपरिक। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। पहली है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, जिसमें बाहरी सुरक्षा भी आती है और आंतरिक सुरक्षा दोनों आती है। दूसरी है अपारंपरिक धारणा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हमारी है पारंपरिक धारणा। कौन सी? पारंपरिक धारणा। सबसे पहले देखेंगे हम सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, और उसमें भी कौन सी देखेंगे? बाहरी सुरक्षा। कौन सी देखेंगे? बाहरी सुरक्षा। अब बाहरी सुरक्षा में क्या क्या आता है? किताब में काफ़ी कुछ लिख रखा है बच्चों विस्तृत व्याख्या के साथ, लेकिन यहाँ समझा देता हूँ मैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणाओं में उनको लिया जाता है जिनको बाहरी रूप से सैन्य हमले हो गए हो, युद्ध हो गए हो, इन चीज़ों को हम किस में देखेंगे? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में देखेंगे, और वो भी किस में? बाहरी सुरक्षा में। ठीक है, अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ रहे होते हैं या हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है, तो सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा में वो सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ से, इस सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में किस खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है? तो आपको मानना है सैन्य खतरे को। ठीक है, इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए क्या करता है? खतरा पैदा करता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों के अच्छे से। दूसरा खतरा है सबसे ज़्यादा युद्ध का, क्योंकि युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? तीन विकल्प होते हैं, और ऐसी बात नहीं कि सैन्य खतरे है वो युद्ध की स्थिति से संबंध रखते हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में आप लोगों को पता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही मारे जाते हो, आम नागरिक भी मारे जाते हैं, और आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है, और उन ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज और करा देता हूँ मैं आप लोगों को जल्दी से, कि सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं दो कोटियों में रखा गया है, समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें से पहली है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में सबसे पहले हम बाहरी सुरक्षा को देख रहे हैं। बाहरी सुरक्षा में सैन्य खतरे आते हैं जो किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। युद्ध की स्थिति पनपती है, और युद्ध की स्थिति में आम नागरिक के साथ साथ सैनिक भी मारे जाते हैं, और सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक की हानि उठानी पड़ती है। अब युद्ध की स्थिति में कोई भी सरकार, उसके पास तीन विकल्प होती है, या तो वो आत्मसमर्पण कर दे, या दूसरे पक्ष की बात को मान ले, युद्ध ना करना पड़े। तीसरा, या तो युद्ध को करके सीमित करना या समाप्त करना। ठीक है, अब इनकी स्थिति के दौरान हम देखेंगे कि जो अपन देख रहे थे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा होगी, सैन्य खतरे होगी, युद्ध की स्थिति, तीन विकल्प देख लिए। अब इसी के अंदर आपका एक सिद्धांत आता है जिसे कहा जाता है अपरोध। क्या कहा जाता है? अपरोध। होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए अपरोध क्या है, तो सुरक्षा नीति को संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अपरोध। अपरोध का तात्पर्य सीधा सीधा ये लगाया जाता है, युद्ध को सीमित रखना अथवा उसको समाप्त करने से होता है। ठीक है, और उसे ही रक्षा कहा जाता है। मान लो अपरोध शब्द ना आके आपके सामने क्या आ जाए, रक्षा क्या है या रक्षा किसे कहते हैं, तो भी आपको उत्तर यही देना है कि जो भी सुरक्षा नीति है उसका संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, और युद्ध को सीमित रखना अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। अपरोध शब्द भी आपके समझ में आ गया, जो किससे संबंधित है? पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा से संबंधित, सैन्य खतरे भी इससे संबंधित है, युद्ध भी इससे संबंधित है। दूसरा है परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व। परंपरागत सुरक्षा नीति के आप लोगों से तत्व पूछे जा सकते हैं कि परंपरागत सुरक्षा नीति से संबंधित कौन कौन से तत्व है।
तो सबसे पहला हम देख रहे हैं शक्ति संतुलन। किसको देख रहे हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व शक्ति संतुलन है, जिसमें कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। इसे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। ठीक है, मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है, यह न कहे कि वो हमले की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो, फिर भी ये देखकर कि कोई देश ताकतवर है, ये भापा जा सकता है कि भविष्य में वो हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की ये कयास ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। सैन्य शक्ति क्या आधार है? आर्थिक और प्रौद्योगिकी। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में बात की जाए, अवरोध भी हो गया, सैन्य खतरे हो गया। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के प्रमुख तत्वों में देखा जाए तो सैन्य खतरा हो गया, दूसरा युद्ध हो गया, तीसरा हमने शक्ति संतुलन देख लिया, चौथा है गठबंधन बनाना। क्या है? गठबंधन बनाना। अब गठबंधन बनाना, इसको भी समझ लो, विस्तृत रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व कौन सा है? गठबंधन बनाना। और गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए साथ साथ कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। अब गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। डायरेक्ट ही पूछ ले गठबंधन क्या है, तो बच्चों आपको बताना है कि गठबंधन से तात्पर्य राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, गठबंधन में आपको क्या लिखना है कि गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हित बदलते ही गठबंधन भी बदल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आगे पढ़ेंगे, अभी अपन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इसके प्रमुख जो तत्व है 4 है। पहला है सैन्य खतरा, दूसरा है युद्ध, तीसरा शक्ति संतुलन, चौथा है गठबंधन। अवरोध अर्थ बता दिया मैंने। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा में क्या माना जाता है कि किसी भी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है, क्योंकि हम बाहरी सुरक्षा देख रहे हैं। इसी वजह से इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। क्या है इसकी वजह? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ठीक है, यानी किसी भी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं। सरकार किसे कहेंगे? किसी भी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, जिसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कैसी नहीं है सर? संयुक्त राष्ट्र संघ बताया था आपने, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और हिंसा को रोकने का काम करता है। हाँ, वो बात आपकी सही है। ऐसा सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं उतनी सत्ता इससे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी